नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जल्द शुरू होगा सैन्य धाम का निर्माण कार्य। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा कार्य में ना हो देरी, भव्य और दिव्य बनाया जाए सैन्य धाम। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की पहली किश्त के लिए जारी होंगे 25 करोड़ रुपए। मंत्री हरक सिंह रावत का बयान, प्राचार्य की तैनाती का आदेश भी जल्द होगा जारी। हरीश रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह रावत। गढ़वाल की किसी भी सीट से टक्कर देने के लिए तैयार हरक, कुमाऊं से नहीं करेंगे दावेदारी। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाया आरोप। चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव कराने के मूड में नहीं बीजेपी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले बड़ी खबर की करते हैं जो देहरादून से आ रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश में भाजपा चुनाव नहीं कराना चाहती। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा प्रदेश में चुनाव नहीं कराना चाहती और बीजेपी इसी जुगत में लगी है कि किस तरीके से प्रदेश में चुनाव टाले जाएं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष से जानेंगे कि जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने बयान दिया है कि जो भाजपा है प्रदेश में वो चुनाव टालने की जुगत में है, तो क्या कुछ आशीष के पास जानकारी है? हरीश रावत का बड़ा बयान है जो इन्होंने दिया है कि राज्य सरकार चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। दरअसल कोविड के प्रोटोकॉल्स को लेते हुए आयोग ने पहले ही कहा है कि इसको बहुत हमें संयम के साथ इस चुनाव को देखना होगा और लगातार इसी के संबंध में तैयारी भी की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अगर चुनाव हो सकते हैं तो यूपी में टाल दिया जाए। मुझे लगता है कि उसी सीक्वेंस में इस पूरे बयान को देखना चाहिए। और हरीश रावत ने चूंकि इस बयान को दिया है तो जाहिर सी बात है ये गंभीर बयान है और बड़ा बयान है हरीश रावत का कि अगर पुष्कर सिंह धामी सरकार ऐसी तैयारी कर रही है कि चुनाव को टाले तो ये बड़ा बयान होगा। तो ऐसे में क्या सीक्वेंसेस बनते हैं, क्या हालात बनते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। इसको देखना होगा आपको। देखिए, मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 या 5 दिन के या भीतर ही अब चुनावी आचार संहिता लगनी है जी। और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर आके अन्य आयुक्तों के साथ वो चर्चा करके और यहाँ के हालात देख के जा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक फरवरी में वोटिंग होगी और मार्च में, चूंकि 18 मार्च तक यहाँ सरकार बन जानी होती है, तो 18 मार्च के पहले यहाँ पर सरकार बन भी जाएगी। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो क्या होगा, किस तरीके से वोटिंग होगी, काउंटिंग कब होगी, सरकार कब बनेगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्या व्यवस्थाएं होती हैं, ये बड़े सवाल है। क्या सरकार एग्जिस्ट करेगी तब तक, सरकार क्या कंटिन्यू करेगी तब तक, क्यों सरकार टालना चाह रही है, ये तमाम सवालात हैं जो हरीश रावत के इस बयान से उठते हैं। लेकिन चूंकि हरीश रावत ने ये बयान दिया है इसलिए बेहद गंभीर हो जाता है और इस पर यकीनन मुझे लगता है कि सरकार जरूर जवाब देगी जी। आशीष, मेरा आपसे एक और सवाल यहाँ रहेगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोविड को देखते हुए हरीश रावत ने ये बयान दिया है, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हरीश रावत बीजेपी में दबाव बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज मुझे जो लगती है वो ये हो सकती है कि शायद हरीश रावत एक प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रिकॉशनरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो शायद इस बात को समझ रहे हों कि सरकार के पास, मौजूदा मुख्यमंत्री के पास ज्यादा वक्त नहीं रहा है, लगभग 4-5 महीने का उनका कार्यकाल रहा है। तो हो सकता है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही हो जब वो इलेक्शंस को टालती हो और गवर्नमेंट उस समय एग्जिस्ट कर रही हो, ताकि क्योंकि मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरी है, उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो मुझे लग रहा है एक तरीके का प्रिकॉशनरी ये स्टेटमेंट जो हरीश रावत ने दिया है कि वो कम से कम इस तरीके की कोई सिचुएशन बनती है जहां पर बीजेपी सरकार लंबे समय तक बनी रह सकती है और वो अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है, जो फिलहाल स्थिति है उससे ज्यादा मजबूत कर सकती है, सरकारी मशीनरी का और इस्तेमाल कर सकती है। तो मुझे लगता है हरीश रावत ने इस व्यवस्था को न होने देने के लिए ये प्रिकॉशनरी एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर सरकार ऐसा कुछ सोच भी रही हो तो उसे अब सोचने से पहले हरीश रावत के इस बयान के
बयान को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसका एक काउंटर तैयार करना पड़ेगा। जी आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश से यानी कि देहरादून से खबर सामने आई कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा प्रदेश में चुनाव टालने की जुगत में लगी हुई है और प्रदेश में वो चुनाव नहीं कराना चाहती। लेकिन बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री के बाद अब हम आपको प्रदेश की मुख्यमंत्री से रूबरू कराते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में सैन्य धाम को लेकर बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। निर्माण कार्य शुरू कराने में किसी भी तरह की कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाए जाने की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है। सर्द मौसम में चुनावी माहौल को गरमाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देवभूमि दौरे पर आएंगे। 4 जनवरी को नितिन गडकरी खटीमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 6 जनवरी को राजनाथ सिंह उत्तरकाशी में आएंगे, विजय संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे और एक जनसभा में भी शिरकत करेंगे। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए आज पहली किश्त के तौर पर 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार संचालित करेगी और मेडिकल कॉलेज के लिए प्राचार्य की तैनाती का आदेश भी इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। देखिए, मेरी नाराजी सिर्फ इसी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मुझे लगा कि भाई मैं वचनों का पक्का हूं कि मैंने वायदा किया कि मैं मेडिकल कॉलेज काम पूरा भले नहीं बना पाया, लेकिन शुरुआत हो जाए, कम से कम नींव खुद नहीं हो जाए, पिलर लगने शुरू हो जाए तो मेरे को संतुष्टि मिलेगी। और मुझे लगा कि ये ऐसे लटक रहा है मेरा ये काम, और आचार संहिता लगने से पहले वहां धरातल पे काम हो जाए, क्योंकि कार्यदर्ता ने टेंडर कर रखे, सब कुछ कर रखा है, वो तो बस स्वीकृति होनी थी और मौके पे काम शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से ही आ रही है, जहां पे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टक्कर देने के लिए कहा है। उनका कहना है कि अगर पार्टी उन्हें हरीश रावत के खिलाफ अगर मैदान में उतारेगी तो वो संभवतः जीत हासिल करेंगे। और हरक सिंह रावत का ये भी कहना है कि वो हरीश रावत को उस सीट से हराएंगे। जी हाँ, उन्होंने ये अपनी इच्छा को जाहिर किया है कि उनको प्रदेश में जो जिस तरीके सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब हरक सिंह रावत ने बयान जो दिया है उसमें अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्हें सूबे में अगर भाजपा संगठन के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ उतारा जाता है तो वो इस पर जरूर 100% जीत को हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे थे, जहां पे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूरे सियासी घटनाक्रम में शांत होने के बाद एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अगर प्रदेश में पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता हरीश रावत के खिलाफ मैदान में उतारती है तो वो जरूर उन्हें टक्कर देंगे। फिलहाल बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार सीट बदले जाने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने यहां पर कहा है कि कोटद्वार के अलावा किसी और सीट पर चुनाव लड़ने के लिए वे तैयार हैं। अगर पार्टियों ने यमकेश्वर, लैंसडाउन, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, डोईवाला सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारेगी तो वो जरूर जीत हासिल करेंगे। मुझे किसी को अगर मैंने कहा नहीं कि मैं तय नहीं किया कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे जितवाया कि अंतिम सांस तक मेरी जिम्मेदारी है कि ये इस कार्यकाल में जो मैंने वायदे किए 100% नहीं सही 90% उनको पूरा कर लूं। मैंने पार्टी पे छोड़ दिया, पार्टी जो निर्णय करेगी वो पार्टी अगर कहेगी कि आपको कोटद्वार लड़ना है, मैं कोटद्वार लड़ूंगा। मैंने तो पार्टी से ये कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं अगर खुद चुनाव लड़ूंगा।
चुनावी महासंग्राम को गरमाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। हल्द्वानी में जनसभा में शिरकत करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। उधर भाजपा के केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। विपक्ष की माने तो भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व पर भाजपा को भरोसा ही नहीं है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी दिग्गजों के दौरे लगातार जारी है और चुनावी माहौल को गरमाने के लिए एक बार फिर से देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा के केंद्रीय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार हो रहे दौरे पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में भाजपा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे ही है, क्योंकि भाजपा को अपने युवा नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। देखिए, मोदी जी को युवा नेतृत्व पर भरोसा नहीं हो पा रहा, इसलिए बार बार उनको खुद आना पड़ रहा है। और बावजूद मोदी जी ने उत्तराखंड को कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, विद्यालय जो कांग्रेस कार्यकाल में बने थे उनको बंद करने का काम किया गया। और इसके अलावा हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो उसका जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, तब जाके एक कदम सरकार आगे बढ़ रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा सरकार उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल पर ही आई थी और अब भाजपा को ये अनुमान हो चुका है कि बिना केंद्रीय शक्तियों के चुनावी मैदान में डटे रहना उनके लिए मुश्किल होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां उत्तराखंड में करवाई जा रही है। पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, मोदी के भरोसे चुनाव लड़ा था, देश में जीत भी हासिल करी और वो मैं कहूँगा कि विपक्ष की भूमिका गलत थी, विपक्ष कहीं मजबूत नहीं था, इसलिए मोदी के भरोसे सरकार आई और आने वाले समय में जनता जागरूक हो चुकी है। अब एक छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में अब जहाँ से चुनाव है उन प्रदेशों में मोदी के 3-3 दौरे होना, ये तो साफ दर्शाता है कि इनको युवा नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से 5 साल में इन्होंने यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ दिए, प्रदेश का विकास का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये मोदी आगे क्या कर लेंगे। हालांकि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेतृत्व करार दे रही है। उनके मुताबिक उत्तराखंड में चुनाव तो मुख्यमंत्री के नाम पर ही लड़ा जाएगा और भाजपा ने पिछले 5 सालों में जितने भी काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच ले जाकर ही बीजेपी अपना चुनाव लड़ने का काम करेगी। अब तो माननीय मोदी जी उनमें केवल बोनस के रूप में, वो चाहे देहरादून में गए हों चाहे यहाँ वो आ रहे हैं, निश्चित रूप से बोनस के रूप में हम सबको ये उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड का विकास हो, इन सब बातों को लेकर माननीय मोदी जी देहरादून में भी आए और यहाँ पर भी आए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो प्रेम है इस प्रदेश के लिए, इस उत्तराखंड के लिए, जिस प्रकार अटल जी का प्रेम था इस प्रदेश के लिए, उसी प्रकार आदरणीय मोदी जी का भी इस प्रदेश के लिए प्रेम है और उसी प्रेम के आधार पर हम यह प्रदेश और आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल इस वक्त अपने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना यही होगा कि उत्तराखंड में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के सहारे कितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरती है या फिर विपक्षी दल उत्तराखंड में मोदी मैजिक को तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जागरूक रैली निकाल रहे हैं और जनता को कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रण भी दे रहे हैं। 30 तारीख को जो हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारतवर्ष के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका 30 तारीख को हल्द्वानी में प्रस्तावित रैली है। उसकी तैयारियों को लेकर हम लोग यहाँ पर सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर इंदिरा गांधी खेल मैदान से शुरू होकर पूरे किच्छा विधानसभा में हम भ्रमण करेंगे और लोगों को निमंत्रण देंगे। हल्द्वानी में पिछले 117 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे एचपी कर्मचारियों ने तिकोनिया चौराहे पर पकौड़े तलकर और चाय बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही युवाओं ने आलू प्याज भी बेचे। एचपी कर्मचारी का कहना है कि वो पिछले 117 दिनों से 185
कर्मचारी लेबर कमिश्नर के ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों का कोई भी अभी तक सुनवाई न होने से वो खासा नाराज हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वह अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अगर उन्हें मुलाकात नहीं करनी दी तो वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे बेरोजगार इकट्ठा हैं और हम लोग पकौड़ी यहाँ तल रहे हैं, चाय बना के चाय बेच रहे हैं। ये हमारा आज रोजगार हो गया है और प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन है 30 तारीख को, और हमने शासन प्रशासन में पहले भी अवगत करा दिया है कॉन्फ्रेंस करके कि हम उनसे अपनी गुहार लगाएंगे और हमें आशा है कि ये शासन, ये प्रशासन हमारे और मीडियाकर्मी सब हमारा इसमें सहयोग करेंगे। अगर हमें रोका गया तो विरोध भी होगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जहां एक तरफ प्रशासन सख्ती बरतने की दावे कर रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को ना कोई कोविड जांच हो रही है और ना ही कोई RT-PCR रिपोर्ट देखी जा रही है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद ASDM विजयनाथ शुक्ला ने कहा है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नारसन बॉर्डर पे भी चेकिंग की जा रही है टीम के द्वारा, मेडिकल टीम हमारी लगी हुई है वहाँ पे और पुलिस के सहयोग से वहाँ भी चेकिंग की जा रही है और सैंपलिंग भी की जा रही है। पिछले 4 साल से देहरादून नगर निगम क्षेत्र में LED लाइट की मेंटेनेंस का काम देख रही संस्था ने 1 जनवरी से कार्य ठप करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी कंपनी का भुगतान न होने पर दी गई है और अगर समय रहते नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। एक रिपोर्ट। जब से देहरादून में EESL ने LED लाइट लगाने का काम शुरू किया है, तभी से EESL सवालों के घेरे में घिर गई है। इसी को लेकर नगर निगम की तरफ से कई बार कंपनी को नोटिस भी भेजा जा चुका है और चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अब EESL कंपनी का जिस आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी से लाइटों की मेंटेनेंस को लेकर टाई अप किया हुआ था, उसके साथ भी भुगतान को लेकर तकरार शुरू हो गई है। आस्था इलेक्ट्रिकल के MD कमल मित्तल ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा LED लाइट का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है, लेकिन उनके भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिसकी वजह से अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए अब उन्होंने 1 जनवरी तक भुगतान न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। EESL से मीटिंगें भी की और उनको लिखित में भी अपने प्रार्थना पत्र दिए, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमने EESL को फाइनल नोटिस दे दिया है कि अगर हमारी राशि 1 जनवरी 2022 से पहले रिलीज नहीं की जाती, और इसकी सूचना हमने अग्रिम रूप से नगर निगम को भी दे दी है कि हम 1 जनवरी 2022 से स्ट्रीट लाइट के लगाने और उनकी देखभाल से संबंधित सारे कार्य बंद कर देंगे। वहीं नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि आस्था इलेक्ट्रिकल का एक शिकायती पत्र नगर निगम को मिला है, जिसके आधार पर अब नगर निगम ने EESL कंपनी को एक नोटिस भेजकर समय से भुगतान करने की भी बात कही है। इसके लिए EESL को एक पत्र प्रेषित कर दिया गया कि आस्था द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा भुगतान के संबंध में हमें बताया गया। तो हमने EESL को इस संबंध में सूचित कर दिया कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई संभावना बनती है कि उनके द्वारा कार्य रोका जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी EESL की होगी और इसके लिए वो अपने संसाधनों के माध्यम से इस चीज को दुरुस्त कर ले। अब देखना यह होगा कि नगर निगम के नोटिस के बाद EESL कंपनी भुगतान करेगी या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्या इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। नानकबत्ता के मुंडेली गांव में ग्रामीण पिछले एक लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी न होने पर अब नाराज ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए उन्हें विधायक और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। बहुत सालों से समस्या हो रही है, 4-5 साल हो गए हमें, और बच्चे भी हमारे मुसीबत में चलते हैं। उस टाइम कंधे में लेके जाते हैं, कंधे में लेके आते हैं। ये रोड इतनी खराब हो रही, सांप कीड़े कई बार बच्चों के टांगों के नीचे आ गए।
अब ऐसे कैसे होगा हिसाब? अब वोट बाट भी मांगने आओगे, दोगे तो कैसे देंगे हम? हाथ जोड़ते हैं, मतलब ये वोट हमारी बननी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। जल्द शुरू होगा सैन्य धाम का निर्माण कार्य, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा कार्य में ना हो देरी, भव्य और दिव्य बनाया जाए सैन्य धाम। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की पहली किश्त के लिए जारी होंगे 25 करोड़ रुपए, मंत्री हरक सिंह रावत का बयान, प्राचार्य की तैनाती का आदेश भी जल्द होगा जारी। हरीश रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह रावत, गढ़वाल की किसी भी सीट से टक्कर देने के लिए तैयार हरक, कुमाऊं से नहीं करेंगे दावेदारी। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाया आरोप, चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा चुनाव कराने के मूड में नहीं बीजेपी।